ओके, तो टॉपिक इसके अंदर जो कवर होंगे वो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। बेसिक जो टॉपिक है इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का होगा, और इसके अलावा छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो नॉर्मल और टेंशन फोर्स से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की दो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? किसी के जहन में कुछ है? ये टू डायमेंशनल। जी, गुड। टू डायमेंशनल मोशन है और अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक बात। दूसरी बात जो है ये इनर्शिया की, अंडर द एक्शन ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इट इज़ अ टू डायमेंशनल मोशन, इट इज़ अ टू डायमेंशनल मोशन दैट टेक्स प्लेस अंडर द एक्शन ऑफ, that takes place under the action of constant acceleration of gravity, constant acceleration of gravity and inertia of the body. Okay, and inertia of the body. क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू कंडीशंस फॉर आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन। ये आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन या इसको सिंपल मॉडल भी कहते हैं। ये इसका मतलब असल में क्या है कि हमारे पास जो रियल केसेस हैं उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं फ्रिक्शंस वगैरह की, जो हम निगलेक्ट करते हैं। जब हम उनको निगलेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास आइडियल केस आ जाता है। तो राइट टू कंडीशंस फॉर आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन ये क्या होगा? फॉर आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन नंबर 1, इसके बाद आपने नीचे नंबर 1 लगाना है। दी एयर फ्रिक्शन इज़ निगलेक्टेड। नंबर 1 पे क्या आएगा? एयर फ्रिक्शन इज़ निगलेक्टेड, एयर फ्रिक्शन इज़ निगलेक्टेड। और नंबर 2 क्या आएगा? कर्वेचर ऑफ अर्थ एंड रोटेशन ऑफ अर्थ आर निगलेक्टेड। ये तीनों चीज़ें। अब देखें ज़रा, कर्वेचर ऑफ अर्थ क्या होता है। हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कुछ इस तरह से होती है ना कि एक हॉरिजेंटल सरफेस पे हम इसको कंसिडर करते हैं और लेट से ये इस तरह से कुछ शेप इसकी बन रही है। अब ये जो हॉरिजेंटल सरफेस है अगर ये भी खुद कर्व्ड हो जाती है इस तरह से, दिस इज़ द कर्वेचर ऑफ अर्थ। ओके, अब कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम निगलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है इसको हम हॉरिजेंटल कंसिडर करते हैं ये। और दूसरी चीज़ है रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट और ये जो पॉइंट है इसके दरमियान जो डिस्टेंस है, अगर रोटेशन इस तरह से हो रही है तो ये पॉइंट जब बॉडी ऊपर होगी तो ये पॉइंट चल के कहीं नज़दीक आ चुका होगा इससे। दिस इज़ रोटेशनल इफेक्ट। रोटेशनल इफेक्ट समझ आ रहा है? ये है ना बॉडी इस तरह से, अगर इसके ऊपर 2 पॉइंट्स कंसिडर किए जाएँ, यहाँ से उड़ता है जहाज़, उसने यहाँ पे आना है, और अगर ये रोटेट हो रहा है तो ये पॉइंट जहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं वो तो इधर आ चुका होगा, वो तो मूव कर चुका होगा अपनी पोजीशन से। ठीक है, मैं सर्कुलर एक सर्कल बना लेता हूँ। हम कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ से लेके यहाँ तक हुई, हमने ये कर्वेचर निगलेक्ट कर दिया हुआ है। ओके, अब अगर ये सर्कल इस तरह से मूव कर रहा है इस सेंटर पे, तो यहाँ से बॉडी ने फ्लाइट ली और ये पॉइंट मूव करते करते ऑब्वियसली यहाँ पे पहुँच जाएगा ना। रोटेशन तो हो रही है, तो घड़ी की टिक टिक की तरह रोटेशन तो हो रही है, तो वो पॉइंट भी मूव कर चुका होगा, इसको भी हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो दिस इज़ आइडियल केस, यहाँ हम इसको कहते हैं सिंपल मॉडल, सिंपल मॉडल। ठीक, आप प्रोजेक्टाइल मोशन, बात क्लियर होगी? ओके हफ्सा, ठीक है, समझ आ रही है? ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन द एयर रेजिस्टेंस एंड कर्वेचर ऑफ अर्थ कैन नॉट बी इग्नोर्ड इन प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए आप लिंक्ड अप हैं, आर्टिकल को मैंने शुरू किया है, उसकी डेफिनेशन और हर चीज़ लिंक अप हो रही है। तो यही समझ लें कि एक लॉन्ग क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया हुआ है और टेक्निकल सवालों में। अब मुझे ये आपने ये बताना है कि ये जो रोटेशन है और या कर्वेचर है और तीसरी चीज़ जो है वो एयर रेजिस्टेंस है, ये तीनों चीज़ें हैं जो हमने निगलेक्ट कर दी। आपने ये बताना है कि ये कब निगलेक्ट नहीं की जा सकती। सवाल क्लियर हो गया?
तो एयर रेजिस्टेंस जो है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर जो है वो निगलेक्ट नहीं की जा सकती। जिस तरह से अगर हमने यहाँ से कोई बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ करना हो तो बैलिस्टिक मिसाइल के लिए ऑब्वियसली एयर रेजिस्टेंस जो है वो इंक्लूड करनी पड़ेगी, और इसी तरह से कर्वेचर भी इंक्लूड करना पड़ेगा। पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशनिंग के लिए हमें कर्वेचर भी और रोटेशन भी। इसी तरह एयरप्लेन जब मूव करते हैं तो उनकी फ़्लाइट्स के डिस्टेंसेस और कर्व्स जो हैं उसके अंदर रोटेशन ऑफ अर्थ हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी, कितना इफेक्ट करती है। क्योंकि यहाँ से लेके हम कहते हैं अमेरिका जाना हो तो कहीं 120 डिग्रीज़ का शायद होता है, आलमोस्ट बहुत ज़्यादा एंगल बनता है इसी के करीब करीब। तो इसका मतलब ये हुआ 120 डिग्री कितना बनता है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना जो है वो हमने कर्वेचर जो है वो कवर करना है। तो इसका मतलब है रोटेशन भी तो होगी इस दौरान में, तो रोटेशन जो है वो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते एयर प्लेन्स की जो मोशन है उसके अंदर। ठीक, तो लिखें दी एयर फ्रिक्शन कैन नॉट बी निगलेक्टेड for the air friction cannot be neglected for the flights of ballistic missiles, for the flights of ballistic missiles. Otherwise ballistic missile will miss the target, टारगेट को मिस कर देगा। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? ओके, दूसरे नंबर पे कर्वेचर और रोटेशन, इसको हम लिख सकते हैं इन द मोशन ऑफ एयरप्लेन, इन द मोशन ऑफ एयरप्लेन कर्वेचर एंड रोटेशन, इन द मोशन ऑफ एयरप्लेन कर्वेचर एंड रोटेशन ऑफ अर्थ कैन नॉट बी निगलेक्टेड। Question number 4. Describe horizontal and vertical velocity and acceleration in projectile motion. Vertical and horizontal velocity और acceleration आपने बतानी है। अब देखें ज़रा, मैं इसको अब आइडियल केस को, अब इसको छोड़ देते हैं हम, हमारे पास अब आइडियल केस ही होगा और जिसको हम सिंपल मॉडल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब इसके अंदर वेलोसिटी के लिए मैंने दो कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं। बॉडी ऊपर भी जा रही है और फॉरवर्ड भी, ऊपर भी जा रही है फॉरवर्ड भी। यहाँ पे जाके वर्टिकल वेलोसिटी ख़त्म और डाउनवर्ड मोशन शुरू हो जाती है, और डाउनवर्ड मोशन जो है वो इस तरह से होगी कुछ। ठीक हो गया? बात क्लियर है? ये बेसिकली हमने किया क्या है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी लिखे हैं। इसको हम लिख सकते हैं Vx, इसको हम Vx लिख सकते हैं, इसको Vy लिख सकते हैं। ये सारे के सारे जो होंगे ये Vx और Vy बन जाएंगे। ठीक हो गया? अब इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या आएगा, Vx इज़ नॉट चेंजिंग। आपने क्या लिखना है, आपने ये फिगर ड्रॉ करना है, उसके बाद आपने पहला पॉइंट लिखना है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी is unaffected throughout the motion of flight। horizontal component जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, is unaffected throughout the motion। और वर्टिकल कंपोनेंट जो है उसको क्या हो रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो इधर देखें डिक्रीज़ होता गया, यहाँ पे गए उसके बाद इंक्रीज़ होता गया वापस आए, तो हम कहेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। नंबर 2, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस इन अपवर्ड मोशन एंड decreases in upward motion and increases in downward motion, and decreases in upward motion and increases in downward motion।
increases in downward motion, while it is zero at top of the trajectory. अब ट्राजेक्ट्री क्या होता है इसको हम जाके आगे एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे. यहाँ पे आप बस इतना इसको समझ लें, होता भी यही है कि ये जो पाथ है आपको जो नज़र आ रहा है इसी को हम ट्राजेक्ट्री कहते हैं. ओके. उसके बाद एक्सेलेरेशन. एक्सेलेरेशन के साथ क्या होगा? एक्सेलेरेशन जो है यहाँ पे किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी एक पॉइंट पे जब आप ड्रॉ करेंगे तो एक्सेलेरेशन इस तरह से होगी. इसके भी दो कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बनेंगे. और एक्सेलेरेशन जो है, अब थोड़ा सा गौर करें, एक शुरू में कंडीशन हमने लिखी थी, अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ठीक, तो कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. एक चीज़ ध्यान में रखें, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता. ठीक, क्लियर है बात? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों नहीं होता? जब हम यहाँ से ड्रॉप करते हैं किसी भी चीज़ को तो ये सीधी नीचे आती है. अगर इसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता ना तो इधर भी चली जाती, इधर भी चली जाती. तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता ही नहीं है. तो पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज ज़ीरो. The horizontal component of gravitational acceleration is always zero. उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो, एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट, बॉडी जब नीचे की तरफ आती है तो क्या होता है? एक्सेलरेशन ज़्यादा होती है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. जब हम इसको ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है? एक्सेलरेशन जो है वो कम होती जा रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. एक्सेलरेशन बेसिकली कम और ज़्यादा नहीं होगी, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगी. वेलोसिटी कम और ज़्यादा होगी. एक्सेलरेशन तो हम कह रहे हैं पहले ही कांस्टेंट है. ठीक है, तो हम कहते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट के लिए चौथा पॉइंट आप लिखें, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ. Component of gravitational acceleration is constant near the surface of earth, which is 9.8 meters per second. तो ये चारों कंपोनेंट्स के बारे में आपको पता चल गया प्रोजेक्टाइल मोशन के. अब इस स्केच को देख लें और इसको Vx Vy को और Ax Ay को इस हिसाब से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ें हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ. Can we use equation of motion for constant acceleration to projectile motion? अब ये बताएं कि हमारे पास equations of motions होती हैं. equations of motion जो हैं सबसे पहले हम लिखते ही इस बुनियाद पे हैं, for constant acceleration and linear motion. अगर हम ये कहते हैं कि वो equations तो हैं वैलिड ही constant acceleration के लिए हैं, तो क्या उनको यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है? यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं उनको. यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है या नहीं है? कांस्टेंट ही है ना. x जो है वो ज़ीरो है और y जो है वो क्या है? कांस्टेंट है. ज़ीरो भी कांस्टेंट ही होता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट. दैट्स व्हाई वी कैन अप्लाई दीज इक्वेशंस टू प्रोजेक्टाइल मोशन. लिखें, the acceleration of a projectile is constant so we can apply equations of motion for constant acceleration to projectile motion. Constant acceleration to projectile motion. उसके बाद draw the diagram of projectile motion in which velocity is shown in x y components. तो ये डायग्राम जो हमने बना ली है यही वाली होगी. थीटा अब इसमें क्या होगा?
ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है यहाँ पे जो वेक्टर होगा इसका हॉरिजेंटल के साथ एंगल जो है ये थीटा होगा, और वी एक्स और वी वाई ये दो जो कंपोनेंट्स हैं इसको हम डिवाइड कर सकते हैं थीटा की मदद से। हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वो क्या होगा, वी कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वी साइन थीटा। तो आपने ये लिखना है, इसको हम मिटा देते हैं। ये जो डायग्राम है ये डायग्राम बनानी है आपने, और उसके बाद आपने ये लिखना है दी हॉरिजेंटल कंपोनेंट वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट cos of theta and Vy is equal to V naught sin of theta, और V naught is initial velocity, theta is the angle of projection। ठीक, और इन दोनों को आगे जाके हम यूज़ करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी जो होगी ये उससे जो वी नॉट है उसके बराबर होगा। और आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी, अगर हम बॉल की भी एग्जांपल लेते हैं तो हमें पता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कहाँ से आती है, उसको हम खुद फेंक रहे हैं ना, तो हमारे जो मसल्स, हमारी एनर्जी यूज़ हो रही है उसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर रही है। तो वही इनिशियल जो वेलोसिटी होती है उसी का ही एक वर्टिकल कंपोनेंट बनता है, उसी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है। बात क्लियर? एनी क्वेश्चन? यहाँ तक कोई सवाल? ओके, फाइंड हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी फॉर प्रोजेक्टाइल। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, यहाँ तक आपने ग्राफिकली हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिए थे, और इसके बाद हमने अब क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट के यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों के लिए हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। बात क्लियर हो रही है? ठीक है या नहीं है? सवाल समझ नहीं आ रहा आप लोगों को? बताएं तो सही, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपने एक्सप्रेशन फाइंड करना है मैथमेटिकल, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट के लिए, और वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजेंटल वेलोसिटी के लिए, मैथ यूजिंग दी इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब सवाल क्लियर है? अच्छा, हम इन्हीं इक्वेशन से आगे मूव करेंगे जो इनिशियल वेलोसिटी की इक्वेशंस हैं, और हमारे पास एक इक्वेशन होती है, इक्वेशंस ऑफ मोशन में एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मैंने यहाँ पे वी नॉट क्यों लगाया, क्योंकि हमने यहाँ पे सपोज किया हुआ है कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये वी नॉट के बराबर है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं इसको x और y के लिए, तो x और y दो कंपोनेंट्स जो हैं, x के लिए क्या होगा, x विल बी, s की जगह पे x पुट कर दिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और v नॉट जो है ये इधर ही रहेगा ऐसे ही, और उसके बाद t और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और a की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा जी टी स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, ओके। लेकिन ये वाली जो टर्म है ये जो होगी ये ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि 1/2 इंटू ज़ीरो इंटू टी, बिकॉज ए एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एक यहाँ पे भी चेंजेस आएगी, वी एक्स आएगा। और इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख लेता हूँ। इस इक्वेशन को हम इस तरह से करते हैं, एक स्टेप इंक्रीज़ करते हैं, x इज़ इक्वल टू वी एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी, इस तरह से। अब आपने इसमें वी एक्स की वैल्यू पुट करनी है और ए एक्स की पुट करनी है। तो हमें पता है ए एक्स जो है ये बराबर ज़ीरो के है। ये कहाँ से ज़ीरो के बराबर आया, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज़ीरो होता है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। वी एक्स की जगह पे हम पुट करते हैं तो ये एक्स विल बी इक्वल टू ये वाला जो एक्सप्रेशन है, तो वी नॉट कॉस थीटा और प्लस 1/2 इंटू ज़ीरो इंटू टी, तो एक्स विल बी इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा, यहाँ पे टी भी आएगा, एक टी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बॉडी किसी टी टाइम के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मूव करती है वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं।
बात क्लियर होगी। अब हम चलते हैं y की तरफ। s जो है इसको हम रिप्लेस करेंगे y से, और v जो होगा ये vy से, और a जो होगा ये ay से रिप्लेस हो जाएगा। तो हमारे पास यही इक्वेशन जो है ये आ जाएगी। यहाँ पे फिर v नॉट नहीं लिखना, यहाँ पे आपने s इज इक्वल टू वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इसी तरह ही लिखना है इसको, ठीक है। और हम इसको लिखेंगे किस तरह से, अब y विल बी इक्वल टू v की जगह मैंने वी वाई लिख दिया, t प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब मुझे ज़रा ये बताएं, वी वाई गिवन है हमें यहाँ पे, वी वाई ऊपर दिया हुआ है ना, ये लिखा हुआ है वी वाई, तो वी वाई पुट कर लेंगे। एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट किसके बराबर होगा, g के बराबर होगा, माइनस जी के। एक्सेलरेशन जो है इसकी जगह पे हम माइनस जी पुट करेंगे, और ए वाई विल बी इक्वल टू माइनस जी, तो ये आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा इंटू टी और माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। तो ये आ जाएगी हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस के अंदर देखें ज़रा हमें इंफॉर्मेशन कौन सी दे रही हैं ये इक्वेशंस। वर्टिकल में देखें, आप इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करें और एंगल पुट करें, ये वाला प्रोजेक्शन, टाइम टी पुट करें। 1 सेकंड बाद आपको पता चल जाएगा कि ये बॉडी वर्टिकली इतनी ऊंचाई पे पहुंच चुकी है। 2 सेकंड पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 2 सेकंड बाद यहाँ पे पहुंच चुकी है। 3 पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 3 सेकंड बाद ये यहाँ पे वर्टिकली पहुंच चुकी है। इसी तरह से यहाँ पे भी ये कुछ होगा, इनिशियल वेलोसिटी पुट करें, प्रोजेक्शन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पुट करें, टाइम पुट करते जाएँ, 5 सेकंड के बाद हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी जो है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है बॉडी, तो आपको पता चल जाएगा। तो दिस इज़ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और इसको हम कहते हैं ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक बात क्लियर होगी। इस क्वेश्चन का दूसरा जो पार्ट है, फार्मूलाज फॉर वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी के लिए हमने फाइंड आउट करनी है, तो वेलोसिटी किसके बराबर होती है, किसी को याद है डेफिनेशन वेलोसिटी की? नहीं, मैथमेटिकल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जो है ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी आसानी से हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे इन दोनों इक्वेशंस का। तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट x वो किसके बराबर आएगा, dx ओवर dt। फाइंड करें ज़रा, मेरे से पहले आप लोगों ने फाइंड कर लेना है, dy ओवर dt फाइंड करें, फिर एंड पे मैच करेंगे कि आपका जवाब ठीक है या मेरा ठीक है या फिर दोनों तरफ ठीक है। क्योंकि गलत तो हम मानते ही नहीं कि गलत है, ये तो हम मानेंगे ही नहीं कि गलत है।